कांतापुरम गांव में देवदास और मोहनदास नाम के दो भाई आमने सामने रहते थे। मोहनदास देवदास का बड़ा भाई था। एक शाम मोहनदास अपने घर पहुंचा। तभी उसकी पत्नी बिंद्या उससे बोली, तुम्हारे पिताजी ने फैसला सही नहीं किया। जाने से पहले उन्होंने अच्छा घर और अच्छा उपजाऊ खेत अपने छोटे बेटे देवदास को दे दिया और हमें ये पुराना घर दे दिया और खेत भी उपजाऊ नहीं दिया। जब भी मैं देवदास को देखती हूँ तो मेरा कलेजा जल उठता है। यह सुनकर मोहनदास क्रोधित हो गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अपने छोटे भाई से बहुत खुश हूं? सच कहूं तो मेरे मन में भी कई तरह की परेशानियां और उलझनें चल रही हैं, लेकिन मैं चाहकर भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। पिताजी ने बहुत पहले ही आधी आधी संपत्ति हम दोनों के नाम कर रखी थी। उनके फैसले का सम्मान करना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसी वजह से मैं अपनी इच्छा होते हुए भी कुछ बदल नहीं सकता। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने बहुत दिनों तक धैर्य रखा है और अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अगर तुमने जल्दी ही इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं हर दिन इसी चिंता में जीते जीते थक चुकी हूँ। अब फैसला तुम्ही ही करना होगा कि तुम्हें क्या करना है, और अगर तुमने जल्द कुछ नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर बिंद्या वहां से चली गई। मोहनदास गहरी सोच में डूब गया। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। दरअसल मोहनदास और देवदास के पिता का कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने मरने से पहले अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी थी, लेकिन मोहनदास और उसकी पत्नी बिंद्या दोनों लालची थे और वो इस फैसले से खुश नहीं थे। वे दोनों सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। इधर दूसरी ओर देवदास अपने घर पहुंचा। तभी उसकी पत्नी गौरी उससे बोली, आप एक काम क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि इस समस्या का एक सरल उपाय हो सकता है। अगर ये घर आपके लिए इतनी परेशानी का कारण बन गया है तो इस पर विचार कीजिए। इस घर को बेचकर आप किसी दूसरी जगह नया घर क्यों नहीं खरीद लेते? शायद इससे आपकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गौरी? तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? देखो देवदास, मैं कई दिनों से एक बात अपने मन में दबाए हुए थी। जब भी तुम्हारे बड़े भैया की पत्नी बिंद्या भाभी मुझे देखती हैं तो उनका चेहरा बदल जाता है। वे अक्सर गुस्से से मुंह बना लेती हैं और मुझसे दूरी बनाए रखती हैं। उनकी आंखों में मेरे प्रति ईर्ष्या और नाराजगी साफ दिखाई देती है। मैंने कई बार इसे नजरअंदाज करने की कोशिश भी की है, और कल ही मुखिया चाचा मुझे एक बात बता रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। इसी कारण मेरे मन में चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही है। यह सुनकर देवदास गहरी सोच में डूब गया। कल मैं मुखिया जी से इस बारे में बातचीत करके रहूंगा और पूछूंगा उनसे कि आखिर भैया मुझसे चाहते क्या हैं। और जहां तक इस घर को छोड़कर जाने का सवाल है, तो हम इस घर को छोड़कर जाएं क्यों? अगर भैया पिताजी के बंटवारे से खुश नहीं हैं, तो भैया को अपना घर छोड़कर जाना चाहिए। यह सुनकर गौरी चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन देवदास गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जो कई दिनों से मेरे मन में चल रही है। गौरी बता रही थी कि मोहनदास भैया मेरे बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रहे थे। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख और आश्चर्य हुआ है। क्या सचमुच उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बातें कही हैं मुखिया जी? मुखिया ने देवदास की ओर गंभीरता से देखा। देखो देवदास,
तुम अपने पिता के लाडले पुत्र थे, क्योंकि तुम सबसे मेहनती थे। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तब खेत में तुम ही काम करते थे और मोहनदास सारा दिन आवारागर्दी करता था और तुम्हारे पिता की मेहनत से कमाए धन को दोनों हाथों से खर्च करता था। इसलिए तुम्हारे पिता तुमसे खुश होकर जाने से पहले तुम्हें अच्छा घर दिया और उपजाऊ खेत तुम्हारे हिस्से में दिया। और इस बात से तुम्हारा भाई मोहनदास बिल्कुल भी खुश नहीं है। यह सुनकर देवदास गहरी सोच में डूब गया। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर मोहनदास भैया चाहते क्या है? मैंने तो हमेशा उन्हें अपने बड़े भाई ही नहीं बल्कि पिता का दर्जा दिया है। पिताजी के जाने के बाद मैंने उन्हें ही अपना सहारा और मार्गदर्शक माना, उनकी हर बात का सम्मान किया और कभी उनका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। फिर भी अगर उनके मन में मेरे लिए ऐसी बातें हैं तो ये सोचकर बहुत दुख होता है। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आज ये स्थिति आ गई? लेकिन वो तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं मानता। देखो देवदास, मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूं। अपने बड़े भाई से बचकर रहना। उसकी मित्रता गांव के जमींदार से है और गांव के जमींदार की मित्रता जिस किसी से भी होती है वो अच्छा मनुष्य नहीं होता। तुम्हारा भाई एक ना एक दिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास जरूर करेगा। वो और उसकी पत्नी कितने लालची हैं, इस बात को पूरा गांव जानता है। यह सुनकर देवदास गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। इधर दूसरी ओर केशवनगर राज्य का राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ गहरी चिंता में डूबा था। तभी उसका मंत्री वहां आया। महाराज, कृपया मेरे साथ आइए। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात दिखाना चाहता हूं। आइए महाराज, मेरे साथ चलिए। क्यों? क्या हुआ? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं महाराज। इतना कहकर मंत्री आगे बढ़ गया और राजा विक्रम उसके साथ चलने लगा। कुछ देर बाद मंत्री राजा विक्रम को राजमहल के राजकोष में ले गया। महाराज, कृपया एक बार इधर ध्यान से देखिए। ये जो राजकोष का खजाना है, इसकी स्थिति बहुत चिंताजनक हो चुकी है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इसमें पहले जितना धन नहीं बचा है। राजकोष का खजाना आधे से भी ज्यादा खाली हो चुका है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य को बड़ी हानि हो सकती है। तुम अच्छी तरह जानते हो मंत्री जी कि मैं अपनी प्रजा की पीड़ा और दुख को भली भांति समझता हूँ। अगर मैं उन पर और अधिक कर लगाने का निर्णय लूंगा तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पहले ही लोग अनेक परेशानियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यदि मैं अपनी प्रजा के ऊपर और अधिक कर लगाऊंगा तो प्रजा में बगावत हो जाएगी और मैं किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा को अपने विरुद्ध खड़ा नहीं देखना चाहता। महाराज, आपको प्रजा पर और अधिक कर लगाना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको समझाया था कि आप अपने पुत्र राजकुमार आदित्य के गलत चाल चलन पर रोक लगाइए, अन्यथा वो सारे राजकोष के खजाने को बर्बाद कर देगा। राजकुमार ने अपने शौक में आधे से ज्यादा राजकोष का खजाना खाली कर दिया है। यह सुनकर राजा विक्रम थोड़ा क्रोधित हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर राजकुमार आदित्य गया कहाँ है? कई दिन बीत चुके हैं लेकिन उसका अब तक कोई समाचार नहीं मिला। जाने से पहले उसने मुझसे एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उसने कहा था कि उसे किसी छिपे हुए खजाने का पता लगा है। वो बड़े उत्साह के साथ उस खजाने की खोज में निकल पड़ा था। उसने वचन दिया था कि वो खजाना लेकर ही वापस लौटेगा। तब से मैं हर दिन उसकी राह देख रहा हूं और उसकी चिंता कर रहा हूं। पता नहीं राजकुमार आदित्य इस समय कहां है और किस हाल में होगा। महाराज, आपके पुत्र राजकुमार आदित्य को कौन नहीं जानता।
हो सकता है वो किसी दूसरे राज्य में अपने मित्रों के साथ अय्याशी कर रहा हो। आपको गुप्तचरों की मदद लेनी चाहिए और राजकुमार आदित्य की तलाश करनी चाहिए। उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर जिस खजाने की बात वो कर रहे थे वो खजाना वास्तव में है भी या नहीं। तुम सही कह रहे हो। अब और अधिक प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। मुझे तुरंत इस विषय में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं आज ही अपने गुप्तचरों को आदेश और सूचना देता हूं। उन्हें कहूंगा कि कैसे भी करके राजकुमार आदित्य का पता लगाएं। चाहे उन्हें कहीं भी जाना पड़े, वे हर स्थान पर उसकी तलाश करें और राजकुमार आदित्य को खोजकर तुरंत सुरक्षित महल में लेकर आएं। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर सुबह के समय देवदास अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी गौरी को बुरी तरह खांसी आने लगी। क्या हुआ गौरी? मैं कुछ दिनों से तुम्हें ध्यान से देख रहा हूं। हर सुबह तुम्हें बहुत तेज और खतरनाक खांसी आने लगती है। तुम पहले जैसी स्वस्थ और खुश भी दिखाई नहीं दे रही हो। मुझे तुम्हारी तबीयत को लेकर बहुत चिंता होने लगी है। बताओ गौरी, आखिर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? कुछ नहीं, ठंड का मौसम आने वाला है ना, इसी वजह से शायद मेरा गला खराब हो गया है। लेकिन अगले ही पल गौरी को और तेज खांसी आ गई और वो बेहोश होकर गिर गई। यह देखकर देवदास बुरी तरह घबरा गया। गौरी, गौरी क्या हुआ? अरे अपनी आंखें खोलो। गौरी, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन गौरी ने अपनी आंखें नहीं खोली। देवदास उसे गोद में उठाकर तेजी से दौड़ता हुआ गांव के वैद्य के पास ले गया। दूसरी ओर यह दृश्य बिंदिया देख रही थी। वह दौड़ती हुई घर के अंदर गई। लगता है तुम्हारे छोटे भाई देवदास की पत्नी की तबीयत सही नहीं है। अभी अभी बेहोशी की अवस्था में उसे गांव के वैद्य के पास ले गया है। यह सुनकर मोहनदास तुरंत बाहर जाने लगा। क्या हुआ? क्या तुम्हारे मन में अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के प्रति हमदर्दी पैदा हो गई? तुम राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सच है कि मैं अपने छोटे भाई को शत्रु मानता हूँ और गांव में उसकी बुराई करता रहता हूँ, लेकिन उसके सामने मैंने कभी शत्रुता जाहिर नहीं की। हम अपने शत्रु को तभी मात दे सकते हैं जब हम उसका हमदर्द बनकर रहें, समझी? इतना कहकर मोहनदास वहां से बाहर चला गया। इधर दूसरी ओर देवदास गौरी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने गौरी की जांच पड़ताल की और एक जड़ी बूटी सुंघाई। कुछ देर में गौरी को होश आ गया। ये जड़ी बूटी अपनी पत्नी को खिला देना और शाम के समय मुझसे मिलने के लिए आ जाना। जी वैद्य जी। देवदास अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आ गया। कुछ देर बाद वहां मोहनदास आया। अरे देवदास, क्या हुआ? मैंने सुना है कि गौरी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही मैंने सुना, मैं तुरंत देखने के लिए चला आया। देवदास गहरी नजर से अपने बड़े भाई मोहनदास को देखने लगा। मुझे इस तरह से मत देखो मेरे छोटे भाई। मैं जानता हूं कि गांव वाले तुम्हारे कान हमेशा मेरे खिलाफ भरते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं, जो कि गलत बात है। अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी को देखने आता? बोलो। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं और गलत समझ रहे हैं। सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी परेशानी चल रही थी। आइए भैया, पहले आराम से बैठिए और मेरी बात सुनिए। बैठिए ना, आपसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है। अच्छा मुझे बताओ, गौरी को क्या हुआ है और वैद्य जी ने क्या कहा? अब पता नहीं भैया, अचानक से खांसी होने लगी
और मैं वैद्य जी के पास लेकर गया तो वैद्य जी ने कहा कि शाम के समय वो मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं। देखो देवदास, वैद्य जी तुमसे जो भी कहें तो मुझे जरूर बताना। अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी जीवित है, समझे? इतना कहकर मोहनदास वहां से चला गया। मोहनदास के सिर्फ व्यवहार से देवदास को बहुत ही ढांढस मिला। शाम के समय देवदास गांव के वैद्य के पास चला गया। वैद्य पहले से ही देवदास का इंतजार कर रहा था। हाँ वैद्य जी, बताइए ना, क्या बात है? देखो देवदास, तुम्हारी पत्नी को गंभीर बीमारी है। तुम्हारी पत्नी के सामने ये कहना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें अकेले में बुलाया। यह सुनकर देवदास चौंक गया। तो क्या मेरी पत्नी का इलाज नहीं हो सकता? हो सकता है देवदास, हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पत्नी का इलाज बहुत ही महंगा होगा। और जिन जड़ी बूटियों से होगा, वो जड़ी बूटियां तुम्हें गांव में नहीं मिलेंगी। वो जड़ी बूटियां तुम्हें केशव नगर के औषधालय में मिलेंगी। उसकी कीमत 20 सोने के सिक्के। यह सुनकर देवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 सोने के सिक्के? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है वैद्य जी। मैं इतने सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? देखो देवदास, तुम्हें कैसे भी इन सोने के सिक्कों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी पत्नी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक है वैद्य जी, मैं अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगा। इतना कहकर देवदास वहां से चला गया। देवदास घर पहुंचकर चिंता में बैठ गया। तभी वहां गौरी आ गई। क्या हुआ देवदास? कुछ नहीं। इतना कहकर देवदास वहां से उठ गया और सीधे अपने बड़े भाई मोहनदास के घर चला गया। देवदास को देखकर उसकी भाभी बिंद्या ने मुंह बना लिया। तभी मोहनदास वहां आ गया। अरे देवदास, आओ आओ आओ, क्या बात है, बताओ वैद्य जी ने क्या कहा? देवदास ने रोते हुए सारी घटना मोहनदास को बता दी। भैया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 20 सोने के सिक्के कहां से लाकर दूंगा। मोहनदास गहरी नजर से देवदास को देखने लगा। देखो देवदास, 20 सोने के सिक्के तो इस समय मेरे पास भी नहीं है, और 20 सोने के सिक्के अगर कोई दे सकता है तो वो केवल गांव का जमींदार है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें जमींदार से भी सोने के सिक्कों की मदद दिलवा सकता हूं। यह सुनकर देवदास के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई दी। तो चलिए ना भैया, जल्दी से जल्दी मुझे सोने के सिक्के दिलवा दीजिए, ताकि मैं केशव नगर के औषधालय से जड़ी बूटियां खरीदकर अपनी पत्नी गौरी को खिला सकूं। हाँ हाँ, चलो। कुछ ही देर में मोहनदास देवदास को लेकर जमींदार की हवेली पहुंच गया। मोहनदास ने सारी घटना जमींदार को बता दी। देखो मोहनदास, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं व्यापार और मित्रता अलग अलग रखता हूं। मैं तुम्हारे भाई को भी सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 5 सोने के सिक्के ब्याज के अलग से होंगे। क्या? मुझे स्वीकार है। मैं धीरे धीरे करके आपके 25 सोने के सिक्के लौटा दूंगा। अरे पूरी बात तो सुन लो। अगर तुम नहीं लौटा पाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बोलो। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
अगर ये नहीं लौटा पाया तो ये सिक्के मैं लौटा दूंगा। अरे भाई, मुंह जुबानी जिम्मेदारी नहीं ली जाती है, लिखा पढ़ी से ली जाती है। इतना कहकर जमींदार ने एक सादा कागज देवदास के सामने रख दिया। चलो इसके ऊपर हस्ताक्षर करो, तभी मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा। मोहनदास देवदास की ओर देखने लगा। देखो देवदास, इस समय बहुत परेशान है, इसके बदले में मैं हस्ताक्षर कर देता हूं। अरे नहीं बाबा, जो कर्ज लेगा वही हस्ताक्षर करेगा ना। देवदास चिंता में डूबा हुआ था। उसने तुरंत उस कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। जमींदार ने सोने के सिक्के देवदास को दे दिए। देवदास खुश होता हुआ अपने घर पहुंच गया। गोरी गंभीर अवस्था में चारपाई पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा था, आप सुनते क्यों नहीं थे? आपने कुछ कहा नहीं और अचानक चले गए। देवदास ने सारी घटना गौरी को बता दी। मैं इसीलिए बहुत ज्यादा चिंतित था, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। 20 सोने के सिक्के मेरे पास हैं। मैं अभी केशव नगर राज्य जा रहा हूँ और वहां औषधालय से तुम्हारे लिए औषधि लेकर आऊंगा और वैद्य जी को दे दूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी गौरी। यह सुनकर गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ देर बाद देवदास केशव नगर राज्य की ओर चल पड़ा। जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। कौन हो तुम? अरे ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? मैं डाकू हूं। डाकू? मुझे जाने दो। मेरे पास 20 सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये मेरी पत्नी के इलाज के लिए हैं। मैं उसके लिए केशव नगर राज्य के औषधालय से जड़ी बूटियां खरीदने जा रहा हूं। या तो तू सोने के सिक्के दे दे, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जा। देवदास बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन डाकू उसके पास से सोने के सिक्कों की थैली छीनकर भाग गया। देवदास रोता हुआ वापस अपने घर आ गया और उसने रोते हुए सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बता दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं बीमार पड़ती और ना आपको कर्ज की जरूरत पड़ती। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है गौरी। कुछ देर बाद देवदास अपने बड़े भाई मोहनदास के पास चला गया और उसे सारी घटना बता दी। अब जो हो गया सो हो गया, तुम अब घर जाओ, मैं जमींदार से बात करता हूं। कुछ देर बाद मोहनदास जमींदार के घर पहुंचा। आखिरकार तुम्हारी योजना कामयाब रही। इतना कहकर मोहनदास अपनी जेब से 20 सोने के सिक्के निकालकर जमींदार को दे देता है। तुमने मुझसे मित्रता की है तो तुम्हें तो कुछ फायदा पहुंचना चाहिए, हैं? अब देखो ना, कितनी आसानी से एक बीमारी का फायदा उठाकर मैंने देवदास का अंगूठा सादे कागज पर लगवा लिया। इतना कहकर जमींदार वो कागज मोहनदास को दिखाता है। मैंने इस पर लिख दिया है कि अगर 1 हफ्ते तक देवदास ने 25 सोने के सिक्के मुझे नहीं लौटाए तो उसकी संपत्ति, मतलब देवदास का घर, देवदास का उपजाऊ खेत मेरे नाम हो जाएगा और ऐसा होते ही मैं वो खेत और वो घर तुम्हें दे दूंगा। यही तो तुम चाहते थे, क्यों? तो फिर देर किस बात की? चलो ये खुशखबरी देवदास को सुना देते हैं। कुछ देर बाद जमींदार और मोहनदास सीधे देवदास के घर पहुंचे। जमींदार वो कागज देवदास के सामने रख देता है। मुझे पता लग गया है देवदास कि तुम्हारे सोने के सिक्के
किसी डाकू ने लूट लिए हैं। अब तुम कर्ज नहीं चुका सकते। यह सुनकर देवदास चौंक गया। ऐसी बात नहीं है जमींदार जी, मेरा खेत है, मैं उसमें मेहनत करूंगा और आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे बाबा, उसकी जरूरत नहीं है। तुमने सादे कागज पर अंगूठा लगाया था ना? हाँ। अब मैंने उस पर लिख दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर, तुम्हारा खेत सब मेरा हो जाएगा। यह सुनकर मोहनदास मुस्कुराने लगा। देवदास ने आश्चर्य से मोहनदास की ओर देखा। भैया आप मुस्कुरा रहे? जानते हो वो डाकू कौन था? कौन? तुम्हारा बड़ा भाई। हाँ, ये मेरी योजना थी देवदास, क्योंकि मैं हमेशा से ही ये घर और तुम्हारा ये खेत हड़पना चाहता था। मुझे पिताजी का बंटवारा बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ी ना, तब मैंने जमींदार से इस बारे में जिक्र किया और जमींदार ने मुझे योजना बताई और तुम मेरे जाल में फंस गए। इतना कहकर मोहनदास और जमींदार वहां से चले गए। मोहनदास घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी बिंद्या को बताता है। आपका दिमाग तो कमाल है। अगले दिन देवदास गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुमसे कहा था ना देवदास कि अपने बड़े भाई से होशियार रहना। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। जिस बात का डर था वही हुआ। 25 सोने के सिक्के तो क्या, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें उधार नहीं दे सकता। यह सुनकर देवदास रोता हुआ मुखिया के घर से बाहर निकल गया। देवदास जंगल में एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और रोने लगा। मैं क्या करूं, क्या करूं? तभी देवदास की नजर तालाब के किनारे पड़े हुए एक बड़े ही विचित्र पत्थर पर पड़ी, जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। ये तो बड़ा ही विचित्र पत्थर है। देवदास ने उस पत्थर को तालाब के किनारे पड़े एक छोटे पत्थर पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही चमकने वाला पत्थर उस छोटे पत्थर से टकराया, वो छोटा पत्थर सोने में परिवर्तित हो गया। अरे, ये तो जादुई पत्थर है। अगले ही पल एक वृक्ष से उड़ता हुआ उल्लू देवदास के पास आकर बैठ गया और मनुष्य की आवाज में बोला, इस पत्थर को ले जाओ, लेकिन इसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करना। जानते हो, सैकड़ों मनुष्य इस तालाब के पास आए और सैकड़ों मनुष्यों ने इस पत्थर को उठाया, लेकिन ये पत्थर साधारण ही रहा। लेकिन जैसे ही तुमने इसे स्पर्श किया, ये जादुई हो गया। इसका मतलब इस जादुई पत्थर ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है। आखिर कौन हो तुम और मनुष्य की आवाज में कैसी बातें कर रहे हो? मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहीं रहता हूँ। समझ लो इस पत्थर के चमत्कार के बारे में ही मैं बताने के लिए तुम्हारे पास आया था। इतना कहकर उल्लू तेजी से उड़ता हुआ फिर से वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। देवदास उस चमकते हुए पत्थर को लेकर सीधे अपने घर लौट आया। देवदास घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताने लगा। क्या वास्तव में ये पत्थर किसी वस्तु को सोना बना सकता है? हाँ, अब मैं तुम्हारा इलाज भी करा सकता हूँ।
और अब मैं गांव में अपने जैसे उन असहाय लोगों की भी मदद कर सकता हूं जिनके पास अपने प्रियजनों के इलाज के लिए धन नहीं होता। समय बीतता गया। देवदास ने सबसे पहले अपनी पत्नी गौरी का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में गौरी स्वस्थ हो गई। देखते ही देखते देवदास ने अपने पूरे घर की जगह एक आलीशान हवेली बनवा ली और गांव में कई खेत खरीद लिए। वो गांव के गरीब लोगों की भी दिल खोलकर सहायता करने लगा।